12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो पूरे देश का ध्यान मुंबई की ओर मुड़ गया। हत्या किसने की, क्यों की और आगे क्या होगा जैसे सवालों से हम दो चार हो ही रहे थे कि 13 अक्टूबर को एक और हत्या राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। ये हत्या उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई है। हालात ये हैं कि प्रतिमा विसर्जन यात्राएं निकलें और उसमें बलवा हो जाए तो हमें नई बात नहीं लगती। बहराइच में दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद को लेकर के बैठ गए हैं। एक कहता है कि एक धर्म का झंडा हटाकर दूसरे धर्म का झंडा फहरा देना कहाँ तक सही है, तो दूसरा पक्ष ये पूछ रहा है कि झंडा खींचने पर जान कैसे ली जा सकती है। धार्मिक संघर्ष को उग्र रूप लेते हुए देर नहीं लगती। शांति का कबूतर दोनों पंखों से अपनी इज्जत बचाता हुआ अंडरग्राउंड हो जाता है। ये आम दृश्य नहीं है जब उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशलाइज्ड आला अधिकारी सड़क पर खुद सर्विस रिवॉल्वर निकालकर लहराते हुए दिखें। तो आज के दी ललन टॉप शो में हम बहराइच पर बात करेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ जानेंगे और जानेंगे कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के कुछ नए अपडेट्स क्या हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन हैं कुलदीप। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला, यहां पर 13 अक्टूबर की शाम से हिंसा जारी है। हिंसा का कारण क्या है? दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई बहस और नारेबाजी। इस जिले की महसी तहसील का महाराजगंज कस्बा, दुर्गा पूजा के प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा था। खबरों के मुताबिक विसर्जन के रूट में एक मुस्लिम बहुल मोहल्ला पड़ता है। जब विसर्जन यात्रा के लोग प्रतिमा लेकर के इस मोहल्ले से गुजरे तो डीजे बजाने को लेकर के दो पक्षों में बहस शुरू हो गई। बात कहासुनी से शुरू हुई और अचानक मारपीट होने लगी। देखते ही देखते छतों से पत्थर चलने लगे और दोनों पक्षों में झड़प हिंसक हो गई। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक वहां सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ होने लगी। जब गुबार थमा तो पता चला कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इन घायलों की सूची में एक 22 साल के राम गोपाल मिश्र की मौत हो गई। देर तक चली हिंसा को देखते हुए नगर प्रशासन ने प्रतिमा विसर्जन पर फौरन रोक लगा दी। बड़ी संख्या में पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई। देर रात यहाँ सब जाम लगा था। 7 बजे हम दुकान बंद करके घर चले गए और उसके बाद में यहाँ आग लगा दी गई। शासन प्रशासन मौके पर आया था? मौके पे तो सब पूरा प्रशासन था यहाँ पे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं हुआ। जब बाढ़ दी गई तब एक्शन हुआ। हिंसा क्यों शुरू हुई, कुछ है पता आपको? क्या वजह हुई? सर यही मासी में कुछ सुनने में आया कि गोली वोली चल गई थी। उसी बॉडी यहीं पे रखे हुए थे। हम लोग अपने दुकान कर रहे थे, पता चला सब दुकान बंद किए। हम लोगों ने बंद कर दिया दुकान सर। जी। उसके बाद इस घटना का हाँ जी, कितना नुकसान हो गया? अरे जो भी नुकसान हुआ 25-30 हजार का नुकसान तो हुआ। महसी जो तहसील है उसके अंतर्गत महाराजगंज जो क्षेत्र है वहाँ पर मूर्ति पूजा विसर्जन के समय पे विवाद हुआ था और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। उसके बाद में स्थिति जो है वो बिगड़ी। इसके दृष्टिगत कई स्थानों पर जो है मूर्ति पूजा विसर्जन जो कार्यक्रम चल रहा था वो रुक गया था। तो सभी मैजिस्ट्रेट्स वगैरह पुलिस अधिकारी जो हैं वो तत्काल जो है सब संवेदनशील जगह पर लगे और अभी सभी जगह पर विसर्जन कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और हम इसे यथाशीघ्र संपन्न करा देंगे। अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, एक को रेफर किया हुआ है और एक को जो है चोट है तो उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ये 13 अक्टूबर की रात तक का घटनाक्रम था। स्थिति और खराब होनी थी 14 अक्टूबर को। इस दिन अल सुबह राम गोपाल की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद राम गोपाल की डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द की गई और फिर नई जानकारी सामने आई कि राम गोपाल की मौत गोली लगने से हुई थी। मूर्ति विसर्जन में बेटा गया था। मुसलमानों के तिरंगा लहरा था खुदा वाला, खुदा को नोच कर वो माता जी का तिरंगा लहराने चढ़ गया, लहराने लगा दोनों हाथों से। पीछे से मुसलिम आया, पीछे से वार कर गया, घसीटते हुए ले गया और खत्म कर दिया। 24 गोली मारी। कांटा गड़ासी यहाँ लगा, पेट में लगा, पेट फाड़ डाला गया। नाखून प्लास से नोचे गए बेरहमी से। विश्वास देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय चाहती हूँ, न्याय। हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ पे मूर्तियों पे पथराव हुआ। काली माता जी मूर्ति पे पथराव हुआ। हम लोग हड्डी थाना की पुलिस माता रानी को गलत सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है तो बुलाया जाए, तो लड़के ने आके
हमारे बड़े भाई रामगोपाल मिश्रा ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हरदे थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई और अंदर पुलिस ने खुद धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून उजाड़े गए। कम से कम 15 से 20 गोलियां चलेगी उनको और पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया उल्टा ही हम लोगों पे। हरदी थाना की पुलिस, हम चाहते कि अभी पूरी थाना गायब हो जाए पूरा बस। रामगोपाल की मौत का इल्जाम लगा महाराजगंज के रहने वाले अब्दुल हमीद और उसके घर वालों पर। अलग अलग जगहों पर प्रकाशित खबरों के मुताबिक रामगोपाल विसर्जन यात्रा में शामिल था। यात्रा में शामिल लोगों और मोहल्ले के लोगों में बहस अब्दुल हमीद के घर के बाहर ही हुई। रामगोपाल बहस के बीच अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़ गया। उसने वहां मौजूद हरे रंग का धार्मिक झंडा खींचा और नारेबाजी करते हुए छत की दीवार भी तोड़ दी। इसके बाद उसने वहां पर भगवा झंडा लहरा दिया। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ उसका उत्साहवर्धन करती रही। यहां से बहस बढ़ गई और आखिर में रामगोपाल पर फायर किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या का आरोप अब्दुल हमीद और उसके साथ वालों पर है। ध्यान रखिए कि ये सारी बातें अभी आरोप की शक्ल में हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसी बात पर अंतिम राय बनाने से पहले ये जान लें कि मामला संवेदनशील है और देश के नागरिकों की जान को खतरा है। पोस्टमार्टम के बाद रामगोपाल का शव जब उसके घर पहुंचा तो हिंसा की एक और लहर आई। रामगोपाल के घर के बाहर 5000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। परिजन और ग्रामीण रामगोपाल का शव लेकर के महसी तहसील पर पहुंचे। यहां चौराहे पर शव रख करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। मांग, हत्या करने वाले को फांसी की सजा दी जाए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों में से कुछ बेकाबू हो गए। उन्होंने दुकानों, अस्पतालों और गाड़ियों में आगजनी की। कुछ इलाकों में घरों में भी आगजनी की खबरें सामने आई। हिंसा के दृश्यों के बीच प्रशासनिक कार्रवाई भी दिखी, जैसे कि प्रशासन ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लगा दी और बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी और जिला पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला बुलेट प्रूफ और दंगा रोधी गियर से लैस दिखी। खबरों के मुताबिक पुलिस कुछ जगहों पर आंसू गैस और लाठीचार्ज के इस्तेमाल से स्थितियों पर काबू पाने की कोशिश करती हुई भी दिखी। वहीं रामगोपाल की मौत के केस में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इनमें से 6 नामजद और बाकी अज्ञात हैं। नामजद जो हैं वो कौन है, उनके नाम क्या हैं? पहला नाम है अब्दुल हमीद, फिर है सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकऊ और मारफ अली। इस मामले में पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। खबरों के मुताबिक 14 अक्टूबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने आदेश दिया कि स्थिति को यथाशीघ्र काबू किया जाए, दोषियों को किसी हाल में बख्शा ना जाए। आदेश मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश तत्काल बहराइच के लिए रवाना हुए। कुछ ही देर बाद अमिताभ यश की हाथ में पिस्टल लिए बहराइच की सड़क पर पुलिसिंग करती हुई तस्वीर भी सामने आई। इसके साथ ही बहराइच में PAC यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी की 6 कंपनियां और CRPF की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। सुनिए किसने क्या कहा। जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी, स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा हाँ, है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। बहराइच पूरी सरकार फेल है और वहां पर लगातार आगजनी बढ़, पूरी सरकार को तत्काल रोकना चाहिए। वहां एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और वहां पर केवल दिखावे की चीजें हो रही हैं, कंट्रोल नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। हमने ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों से आज और अभी का हालचाल पूछा।
तमाम अपडेट्स जानने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। जो स्थिति है इस समय बहराइच के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है साफ तौर पे। बहराइच से लगा हुआ बॉर्डर सीतापुर का है, महाराजगंज का है, इसके अलावा श्रावस्ती का है। इन सभी बॉर्डरों पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई है और हैवी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जिस इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। क्योंकि इंटरनेट के जरिए वीडियो को ट्रांसफर इधर से उधर किया गया, कई लोग एक साथ इकट्ठा हुए और वहां पर भीड़ बढ़ी और कहीं ना कहीं हिंसा का ये रूप ले दिया। तो साफ तौर से इंटरनेट को भी पूरी तरीके से ठप कर दिया गया, जो पिछले तकरीबन 2-3 घंटों से ठप है। अब ऐसे में यहाँ पर जो महसी तहसील है, जहाँ पर ये मृतक राम गोपाल मिश्रा रहता था, वहां पर पुलिस फोर्स ने अपना जमावड़ा किया हुआ है। क्योंकि जो ये तहसील है उसी तहसील से लगभग लगा हुआ महाराजगंज है, यानी कि महाराजगंज का बॉर्डर पे ही ये तहसील है। और महाराजगंज जो एरिया है वो दूसरे समुदाय की मार्केट है वहां पर, और वहां पर माना जा रहा था कि उस पूरी मार्केट को तहस नहस कर दिया, पूरी मार्केट में आग लगा दी। और शाम 4 बजे के आसपास खबर आई कि राम गोपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अंतिम संस्कार में लाठी डंडों से लैस भीड़ पहुंची और नारेबाजी की। कुछ लोगों ने रास्ता भी जाम करने की कोशिश की, लेकिन तात्कालिक प्रशासनिक मुस्तैदी से मामला हल कर लिया गया। बता दें कि लल्लन टॉप के हमारे साथी विकास वर्मा और प्रशांत भी इस समय बहराइच में ही मौजूद हैं। जल्द वो भी तमाम अनछुए पहलुओं को हमारे बीच लेकर के आएंगे, तब तक आप बने रहिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब बात बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मौत के पीछे के कारणों और कहानियों पर आए उसके पहले आपको ताज़ा अपडेट दे देते हैं। पहला अपडेट, इस घटना में पकड़े गए एक आरोपी की उम्र का खुलासा हुआ है। उसका नाम है धर्मराज कश्यप। जब मुंबई पुलिस ने धर्मराज कश्यप को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया तो उसने कहा कि वो माइनर है, यानी नाबालिग है। जिसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी का बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाए। ये वो टेस्ट होता है जिसमें इंसान की उम्र का सटीक अंदाजा लगाने के लिए उसकी हड्डियों की जांच की जाती है। धर्मराज कश्यप के साथ भी ये टेस्ट किया गया और टेस्ट के आधार पर मुंबई पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि धर्मराज कश्यप नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है। दूसरा अपडेट यह है कि इस घटना में पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्हें निर्देश मिले थे कि बाबा सिद्दीकी ही नहीं बल्कि उनके बेटे जीशान सिद्दीकी भी उनके निशाने पर थे। आज तक की खबर के मुताबिक शूटर्स को निर्देश मिले हुए थे कि जो भी दिखे उसे मार डालो। आरोपियों ने पूछताछ में अपने प्लान के बारे में भी बताया है। खबरों के मुताबिक वारदात के समय आरोपी पहले बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे की आंखों पर काली मिर्च वाला स्प्रे या पेपर स्प्रे मारना चाहते थे। उनका सोचना था कि ऐसे सिद्दीकी परिवार के लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन ये प्लान गड़बड़ हो गया क्योंकि इस केस के आरोपी शिव कुमार गौतम ने सारे प्लान छोड़ते हुए फायर खोल दिया, जिससे अन्य आरोपियों को भी पहले ही फायर करना पड़ा। इस घटना में एक और अपडेट है जो वीडियो की शक्ल में है। वारदात के अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को एक और जानकारी सामने आई। वो ये कि बाबा सिद्दीकी के साथ एक और शख्स को गोली लगी थी। जिस समय गोलियां चलाई गईं उस समय वो व्यक्ति मौका वारदात से गुजर रहा था और उसी समय व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। उसे उपचार के लिए भाभा अस्पताल में दाखिल कराया गया। ये वीडियो उसी घायल शख्स का है जिसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आ सकी है। ये फ्रेश अपडेट्स हैं। अब आपको बैकग्राउंड बता देते हैं। 12 अक्टूबर रात 9:30 बजे का समय, जगह मुंबई में बांद्रा का खेरवाड़ी सिग्नल। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के दफ्तर से बाहर निकले। पास ही कुछ लोग ऑटो से उतरे। उन्होंने पास से 9mm की पिस्टल निकाली और बाबा सिद्दीकी पर फायर कर दिया। कुल 6 गोलियां चलाई गईं, 1 गोली सीने पर, 2 गोलियां पेट पर। ताबड़तोड़ फायरिंग से सभी सन्न रह गए। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया और रात 11:30 बजे के आसपास उनकी मौत की खबर आई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। 6 आरोपियों के नाम सामने आए। धर्मराज कश्यप, शिव कुमार गौतम, गुरमेल, जीशान अख्तर, शुभम लोनकर, प्रवीण लोनकर। इनमें से धर्मराज, गुरमेल और प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जानते हैं इन आरोपियों के बारे में। शिव कुमार फरार है, उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उसका। पुणे में रहकर छोटी मोटी नौकरी करता था। इस केस का शूटर वही है। धर्मराज कश्यप गिरफ्तार हो गया है, बहराइच का निवासी है, शिव कुमार का पड़ोसी है, उसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो भी इस केस का शूटर है। गुरमेल गिरफ्तार हो गया है, वो भी हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। भाई के दोस्त के मर्डर का आरोप उस पर है। जेल में लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया, इस केस में शूटर है वो भी। जीशान अख्तर फरार है, पंजाब के जलंधर का रहने वाला, 9 केसों में वांटेड है। इस केस में आरोपियों के रहने और आने जाने का प्रबंध करने का आरोप उस पर है। शुभम लोनकर फरार है। मर्डर के 28 घंटे बाद शुभू लोनकर नाम के सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्दीकी मर्डर केस की जिम्मेदारी ली थी। धमकी दी गई थी कि सलमान की किसी ने मदद की तो उसे छोड़ेंगे नहीं। पुलिस इस मामले में मुख्य रणनीतिकार इसे ही मान रही है। प्रवीण लोनकर गिरफ्तार हो गया है, जो शुभम लोनकर का भाई है। आरोप है कि इसने ही सभी शूटर्स को रहने के लिए जगह की व्यवस्था की थी।
इनमें से कुछ आरोपियों के घर वालों की प्रतिक्रिया भी मीडिया में सामने आई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भैया कौन में छोड़ाई लिए उनका और कहा बताई हम कहाँ चले। कहाँ कितने दिन से रहता था? ये 2 महीना भय गए रहे, कबाड़ के काम करे हमसे बताई के गए रहे। अब वहाँ कुछ भी करे साहब, हमका का पता कोई कहाँ पे काम करता था? पूना गए रहे हमसे बताई के। तो आपको कैसे जानकारी मिली? हमको सवेरे पुलिस आई है तब हम पूछी सी, तब हम जाना है। तो कब से बात नहीं हो पाई थी? हमसे बात भी गया है तब से 1-2 महीना में 1 दफी बात भई है, और न पैसा कौड़ी भेजे और न बात करा। तो पहले क्या यहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा झंझट में कुछ नहीं होत रहा साहब, हमारे लड़के नीक रहे, कहूँ लड़ाई झगड़ा नहीं करत। भैया हम पहले से जानित नहीं रहा, पूना गे रहे, पूना में भंगाड़ के काम करत रहे, वही हम जानित रहा। और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहा कि बम्बई में का करते का नहीं करते, का खाते हैं का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। कितनी उम्र थी शिवा की? अरे कम से कम 18 साल तो हो गई करी, 18-19 साल। तो यहाँ व्यवहार कैसा था? यहाँ रहे भैया तो निक निक करे, कहूँ टंट में काम करत रहे, कहूँ ईटा गारा करे चले जात रहे, कहूँ चले जात रहे तो कहत रहे तो कहीं ना बाहर चले जाइए। तो मैंने 3 साल से निक निक कमात दियत रहे, मोला अब सिलनाई कुछ कहीं नहीं, अरे बात कहे कि नहीं दी हमका 2 पैसा कमाई के। और बिटिया बीमार रहा तब 3000 रुपया दूसरे के वो मुँह के हाथे भेजवाइन घरे, तब बिटिया की दवाई करावा। वहीं इस पूरी घटना में सरकार और प्रशासन से जुड़े लोगों के भी बयान सामने आए हैं, वो भी सुन लीजिए। हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते हैं पुलिस ने क्यों गोली चलाई, क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में है, तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। अब बात इस पूरे मर्डर केस में केंद्रीय भूमिका निभा रहे व्यक्ति की। नाम लॉरेंस बिश्नोई, वही लॉरेंस बिश्नोई जिस पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी, खालिस्तानी नेता सुक्खा दुनके की हत्या का आरोप है। और वही लॉरेंस बिश्नोई जिस पर अप्रैल 2024 में एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का भी आरोप है। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया है कि शुभू लोनकर की फेसबुक पोस्ट में कहा गया कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर लॉरेंस बिश्नोई ने कराया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान में करीबी थी। इस गेम को समझने के लिए पहले जानते हैं कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब के फाजिल्का के अबोहर गांव का रहने वाला है। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल लविंद्र कुमार इसी गांव के रहने वाले थे। साल 1993 की फरवरी में उनको एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई। साल 1997 आते आते लविंद्र कुमार ने सर्विस छोड़ दी, खेती बाड़ी करने लगे। अपने बेटे लॉरेंस को उन्होंने कक्षा 10 तक अबोहर के ही कॉन्वेंट में पढ़ाया। आगे की पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ के DAV स्कूल चला गया और वहाँ से 12वीं पास की। इसके बाद उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र संगठन सोपू का अध्यक्ष बना। सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और सोपू के बैनर तले स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव उसने लड़ा। उसके सामने चुनावी मैदान में उदय सह और डग का ग्रुप था। लॉरेंस चुनाव हार गया। इस हार के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में फरवरी 2011 में एक दिन लॉरेंस और उसके विरोधी गुट का आमना सामना हो गया और इस दौरान लॉरेंस ने उदय सह के ग्रुप पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। इसके पहले भी उसके हिस्से कुछ बदनामियां आई थी, लेकिन उसकी सीधी संलिप्तता जाहिर नहीं हो सकी थी। साल 2011 वाले फायरिंग केस में पुलिस ने मुकदमा लिखा और लॉरेंस नामजद हो गया। ये पहला मुकदमा था जो लॉरेंस के नाम पर दर्ज हुआ। पुलिस की गिरफ्त में गया। जब ग्रेजुएशन की परीक्षा देने आया तो हाथों में हथकड़ी थी, लेकिन लॉरेंस ने परीक्षा के नतीजों का इंतजार नहीं किया, पढ़ाई छोड़ दी। वो जग्गू भगवानपुरिया के कांटेक्ट में आया और इस दलदल में धंसता ही चला गया। लॉरेंस की गुंडागर्दी बढ़ गई। उसके नाम FIR लिखे जाने लगे, नाम मुकदमे में आने जाने लगे। कभी लूट का केस, कभी धमकाने का केस, रंगदारी उगाही का केस, कभी हत्या की कोशिश का केस, तो कभी हत्या का केस। मुकदमे लगते रहे, लॉरेंस जेल जाता रहा और जमानत पर रिहा होता रहा। और फिर ऐसे ही एक मौके पर लॉरेंस बिश्नोई जेल से भाग गया, सिर्फ बदला लेने के लिए, सिर्फ लाश गिराने के लिए। दिसंबर 2014 का महीना, लॉरेंस के 2 ममेरे भाइयों का मर्डर हो गया। नाम आया गैंगस्टर रम्मी मशाना और हरगोबिंद सिंह का। लॉरेंस को इन हत्याओं का बदला लेना था, लेकिन वो जेल में बंद था, लिहाजा बदला लेने के लिए जेल से भागना जरूरी था। 17 जनवरी 2015 को पंजाब की खरड़ पुलिस लॉरेंस को अदालत लेकर के जा रही थी। लॉरेंस पुलिस को चकमा देकर के भाग गया और भाग करके सीधे नेपाल पहुंचा।
वहाँ उसने 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी, लौट करके भारत आया, रम्मी मशाना के मर्डर के लिए रेकी करने लगा, लेकिन फाजिल्का पुलिस ने उसकी प्लानिंग फेल कर दी और लॉरेंस को अरेस्ट कर लिया। अब लॉरेंस का नया पता है जेल। वो जेल में अपना नेटवर्क बनाता है। खबरों के मुताबिक उसने जेल में रहते हुए भारत भर में 700 से ज़्यादा शूटर्स का नेटवर्क खड़ा किया हुआ है। साथ ही खबरें ये भी दावा करती हैं कि भारत के बाहर उसका काम दुबई, कनाडा, अमेरिका, नेपाल और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। अपने इस नेटवर्क का इस्तेमाल वो वसूली, रंगदारी और लोगों को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही हत्या की सुपारी लेने के लिए भी करता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के लॉरेंस बिश्नोई पर बनाए डोजियर के मुताबिक 33 साल के लॉरेंस पर 84 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस समय वो अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। हमने बात की क्राइम रिपोर्टर से, सुनिए उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हमसे क्या साझा किया। लॉरेंस बिश्नोई को असल में पहली बार शोहरत ही तब मिली थी जब उसने सलमान खान को धमकी दी थी, उसी काले हिरन को लेकर। फिर ये भी कहा था कि अगर वो बिश्नोई का एक मंदिर है वहाँ अगर सलमान खान माफ़ी मांग ले तो वो उन्हें माफ़ कर देगा, वरना छोड़ेगा नहीं। 2 बार हमले भी हुए, रेकी भी हुई। और अब बाबा सिद्दीकी का नाम सलमान खान के उसी धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। बट यहाँ एक सवाल है कि अगर सलमान खान के साथ दुश्मनी है तो सलमान खान की जगह पे बाबा सिद्दीकी निशाना क्यों बने? क्योंकि सलमान खान की फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत सारे करीबी दोस्त हैं और नज़दीकी दोस्त हैं बाबा सिद्दीकी के मुकाबले भी। तो बाबा सिद्दीकी को सलमान की दुश्मनी की या सलमान को धमकाने की वजह से या सलमान को डराने की वजह से निशाना बनाया गया, इस तर्क में दम कम लगता है। जितने भी मुंबई के जो खुद पुलिस सोर्सेज हैं उनका भी कहना है कि ये हज़म नहीं हो रहा है कि सिर्फ सलमान को डराने के लिए बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया। तो फिर क्या इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती? एक वजह हो सकती है। खुद मुंबई पुलिस ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा चाहता है। और अगर आप देखें तो बाबा सिद्दीकी एक वेल नोन पॉलिटिशियन, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अच्छी पहुंच, तो ऐसे शख्स को निशाना बनाकर लॉरेंस गैंग मुंबई में अपनी दहशत जमा सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा सिद्दीकी जैसे शख्स की मौत के बाद अगर कोई भी लॉरेंस गैंग का लोग मुंबई में फ़ोन करता है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में करता है, उनके बिल्डर को करता है, तो फिर वो डरेंगे और उसकी बात मानेंगे। तो ये सेकंड जो थ्योरी है इसमें थोड़ा दम लगता है, लेकिन सलमान को सिर्फ डराने के लिए बाबा सिद्दीकी की जान लेना, इसमें दम नहीं है। लेकिन उसके सलमान खान से अदावत का किस्सा क्या है, उसको जानने के लिए चलते हैं जोधपुर के कांकाड़ी इलाके की ओर। 1 अक्टूबर 1998 की तारीख थी, रात का समय था। रात के सन्नाटे में 2 धमाके हुए। गांव के लोग जागे और उस दिशा की ओर भागे जहां से वो आवाज़ें आई थीं। उनके हाथों में लाठियां थीं और सामने एक खेत के बीचों बीच एक जिप्सी गाड़ी खड़ी थी। खुली छत वाली उस जिप्सी में कुल 7 लोग सवार थे। गांव वालों के लिए 2-3 चेहरे बहुत ही जाने पहचाने थे, लेकिन हाव भाव और पहनावे में से उनमें से कोई भी उस इलाके का नहीं मालूम दे रहा था। जीप से कुछ दूरी पर 2 हिरन मरे हुए पड़े थे। उन्हें गोली मारी गई थी, वही गोलियां जिनके शोर ने गांव वालों को जगाया था। गांव वालों ने जीप को दौड़ाया, जीप भगाई गई, नंबर नोट हुआ, पुलिस में मामला गया और पता चला कि ये खुली जीप किसी अरुण यादव के नाम पर थी। यादव ने बताया कि एक फिल्म यूनिट जोधपुर में कुछ दिनों से रुकी हुई थी जिसने इस जिप्सी को किराए पर लिया था। जिप्सी को हरीश तुलानी नाम के ड्राइवर के सुपुर्द किया गया था। तुरंत ही उसे धरा गया। हरीश ने यहाँ से जो बताया उसने काफ़ी बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। हरीश ने बताया कि उस रात 1-2 अक्टूबर की दरमियानी रात जिप्सी में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, दुष्यंत सिंह और ड्राइवर हरीश तुलानी मौजूद थे। हरीश भले ही ड्राइवर था लेकिन गाड़ी सलमान खान चला रहे थे। वो सभी कांकाड़ी इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने 2 हिरणों का शिकार किया। सलमान ने गोली चलाई और घायल हिरण की गर्दन जाकर के उन्होंने चीर दी। उसने ये भी बताया कि ये पहला मौका नहीं था जब सलमान खान और उनके बाकी साथियों ने हिरणों का शिकार किया हो। 1-2 अक्टूबर की रात से पहले भी सलमान और उनके साथियों ने जोधपुर और आसपास के इलाके में शिकार किए थे। उन्होंने पहली बार ये सिलसिला 27 सितंबर को शुरू किया था। शुरुआत में उन्हें मात्र एक ही चिंकारा मिला जिसे सलमान ने होटल में लाकर के देर रात कुक से पकवाया। इस केस में 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सलमान खान को 5 साल का कारावास दिया गया, बाकी बरी कर दिए गए और तब से सलमान खान बेल पर बाहर हैं। जिस कांकाड़ी में ये वाकया रिपोर्ट किया गया वो विश्नोई समाज का इलाका है। वही विश्नोई समाज जिससे लॉरेंस बिश्नोई ताल्लुक़ रखता है। अदालत ने भले ही सज़ा दे दी हो, लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को अपना दुश्मन माना हुआ है। खबरों के मुताबिक NIA ने साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी। पूछताछ में लॉरेंस ने कहा था कि वो सलमान खान को मारेगा। यही नहीं, उसने इस बाबत कुछ वीडियो भी बना करके रिलीज़ किए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से दुश्मनी का बदला आखिर
बाबा सिद्दीकी से क्यों निकाला और क्या उसकी सलमान खान से लड़ाई बस काले हिरण की लड़ाई है। हमने इसके अलावा एक और थ्योरी पर बात करते हैं। थ्योरी ये कि क्या लॉरेंस बिश्नोई की कोई हिट लिस्ट है और यदि है तो उसमें अगला नाम किसका है। सुनते हैं पत्रकारों को। मीडिया में बहुत ये बातें चलती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की एक हिट लिस्ट है, उसमें 5 नाम है, 7 नाम है, 8 नाम है। नाम लेना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि वो नाम ना हो तो जिसका नाम है वो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग, अलग अलग गैंग से जुड़े हुए लोग, ज़्यादातर नाम वही हैं। लेकिन कहते हैं कि 5 ऐसे लोगों के नाम हैं इस हिट लिस्ट में। अब कितना सच है ये पता नहीं, क्योंकि जब भी सोशल मीडिया पर ये क्लेम किया जाता है वो सोशल मीडिया खुद लॉरेंस आकर कंफर्म तो करता नहीं है, दाएं बाएं के लोग करते हैं, या उसका भाई अनमोल बिश्नोई वो भी कभी कंफर्म नहीं करता है, या फिर कनाडा में बैठे हुए जो उसके खास गुर्गे हैं वो भी नहीं करता है। तो सोशल मीडिया पर हिट लिस्ट की बात तो चलती है, लेकिन उस हिट लिस्ट की सच्चाई कितनी है इस पर दावा करना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।